नाइकी दुनिया की सबसे बड़ी स्पोर्ट्सवियर ब्रांड है। वो करीब 1000 करोड़ रुपए कमाते हैं हर दिन। रोनाल्डो और राफेल नडाल जैसे वर्ल्ड क्लास एथलीट्स उनके प्रोडक्ट्स यूज करते हैं। पर क्या आप बिलीव करोगे कि जिसने नाइकी को बिल्ड किया वो खुद एक फेल्ड एथलीट था और उसने अपने बिजनेस की शुरुआत अपनी कार की डिक्की से शूज बेचने से की थी। ये कहानी है नाइकी के फाउंडर फिल नाइट की। फिल नाइट का बर्थ 1938 में हुआ था अमेरिका के पोर्टलैंड नाम के एक स्मॉल टाउन में। बचपन से ही वो काफी तेज दौड़ते थे और उनकी लाइफ का अल्टीमेट ड्रीम था एक ग्रेट एथलीट बनना। स्कूल और कॉलेज में उन्होंने अपनी रनिंग पे बहुत काम किया और कई रेसेस जीती। रनिंग के साथ साथ फिल ने अपनी एजुकेशन भी कंटिन्यू रखी और 1962 में उन्होंने MBA कंप्लीट कर लिया। वो अभी भी रनिंग कंटिन्यू करना चाहते थे, लेकिन एक सुबह अपनी प्रैक्टिस रन के दौरान उनका रियलिटी से सामना हुआ। अपना पूरा यूथ रनिंग को डेडिकेट करने के बाद वो अपने स्टेट के तो वन ऑफ द बेस्ट एथलीट बन चुके थे, लेकिन वो एक नेशनल और इंटरनेशनल लेवल एथलीट नहीं बन पाए थे। सैडली ही वॉज गुड बट नॉट ग्रेट। वो अब 24 साल के हो चुके थे और अब एथलेटिक्स में और बेटर होने का कोई स्कोप नहीं था। इसीलिए उस सुबह बहुत ही दुखी मन से फिल ने एक्सेप्ट कर लिया कि ये उनके एथलेटिक करियर का एंड है। एक एलीट एथलीट बनने के अपने सपने में वो फेल हो चुके थे, लेकिन तब भी वो कुछ ऐसा करना चाहते थे जिससे वो हमेशा स्पोर्ट्स के करीब रह सके। फिल भी हर रनर की तरह अपने रनिंग शूज से डीपली कनेक्टेड थे, इसीलिए उन्होंने डिसाइड किया कि वो शूज का बिजनेस करेंगे। फिल को याद आया कि उन्होंने अपने MBA के दौरान कई हफ्तों की स्टडी की थी और रनिंग शूज के बिजनेस के ऊपर एक डिटेल्ड रिसर्च पेपर लिखा था। रिसर्च में उन्हें पता चला कि जापानीज कैमरा कंपनीज ने अपनी बेटर क्वालिटी और लो प्राइस के चलते अमेरिकन कैमरा मार्केट को डिसरप्ट कर दिया था और उनके रिसर्च पेपर के अकॉर्डिंग जापानीज शूज भी सिमिलरली USA के शूज मार्केट को डिसरप्ट कर सकते थे और उस टाइम की सबसे बड़ी कंपनीज एडिडास और प्यूमा को ओवरटेक कर सकते थे। अपने इस कॉलेज प्रोजेक्ट के बेसिस पे पूरा बिजनेस स्टार्ट करना एक बहुत बड़ा रिस्क था, लेकिन फिल के पास और कोई ऑप्शन भी नहीं था। उन्होंने डिसाइड किया कि वो जापान से टाइगर ब्रांड के शूज को इंपोर्ट करके USA में बेचेंगे। टाइगर के शूज ओनित्सुका नाम की जापानीज कंपनी मैन्युफैक्चर करती थी, इसीलिए फिल ने अपनी पूरी सेविंग्स इकट्ठा की और फ्लाइट लेके जापान के लिए निकल पड़े। और फाइनली जापान पहुंच के उन्होंने ओनित्सुका के ऑफिस में कॉल करके एक अपॉइंटमेंट ले ली। मीटिंग से पहले वो काफी नर्वस थे। एक यंग लड़का जो नेचर से काफी शाय और इंट्रोवर्टेड था, वो सडनली जापान की एक बहुत बड़ी शू कंपनी से पार्टनरशिप करने निकल पड़ा था। ऊपर से ओनित्सुका के एग्जीक्यूटिव ने मीटिंग की शुरुआत में ही फिल से उनकी कंपनी का नाम पूछ लिया। पता नहीं कैसे, लेकिन फिल के दिमाग में उनके घर में रखे ब्लू रिबन्स की इमेज आई। वही ब्लू रिबन्स जो उन्होंने कई रेसेस जीत के हासिल किए थे और फिल के मुंह से सडनली ब्लू रिबन निकल गया। उन्होंने कहा कि वो ब्लू रिबन स्पोर्ट्स नाम की कंपनी को रिप्रेजेंट करते हैं। उस समय ऐसी कोई कंपनी एग्जिस्ट ही नहीं करती थी, लेकिन ओनित्सुका के एग्जीक्यूटिव्स इस नाम को सुनकर खुश थे। मीटिंग आगे बढ़ी और फिल ने अपने कॉलेज प्रोजेक्ट को लाइन बाय लाइन रिपीट कर दिया। एंड में ओनित्सुका एम्प्लॉइज इतने इंप्रेस हुए कि उन्होंने खुद फिल से कहा कि वो चाहते हैं कि उनकी कंपनी ब्लू रिबन अमेरिका में टाइगर के शूज बेचे। इट वॉज अ डील। फिल ने उन्हें अपना एड्रेस दिया और उन्हें टाइगर के कुछ ट्रेनिंग शूज के सैंपल्स भेजने को कहा। फिल की खुशी का ठिकाना नहीं था। उन्होंने ओनित्सुका को शू सैंपल्स के पैसे ट्रांसफर किए और अमेरिका लौट के सैंपल्स का इंतजार करने लगे, लेकिन पूरे 4 महीने बीत गए और कोई शूज नहीं आए। फिल के लेटर के जवाब में ओनित्सुका ने कहा कि शूज जल्द ही आ जाएंगे, लेकिन रियलिटी में ऐसा हुआ नहीं। फिल ने अभी भी होप नहीं छोड़ी थी, लेकिन शूज के आने तक उन्हें सरवाइव करने के लिए एक जॉब चाहिए थी, इसीलिए उन्होंने एक छोटी सी फर्म में अकाउंटेंट की जॉब ले ली। ओनित्सुका से मीटिंग को अब ऑलमोस्ट 1 साल हो चुके थे और फिल ने ऑलमोस्ट होप खो दी थी कि तभी कस्टम से एक नोटिस आया। जापान से टाइगर के 12 शूज आ चुके थे। फिल ने शूज को कलेक्ट करने के बाद उन्हें बिना रुके अनबॉक्स किया और सबसे पहले ये शूज अपने कॉलेज के कोच बिल बोवरमैन को दिखाए और अपने बिजनेस प्लान के बारे में भी बताया। बोवरमैन को वो शूज इतने पसंद आए कि अगले ही दिन उन्होंने फिल को सीधा 50% बिजनेस पार्टनर बनने का ऑफर दे दिया। इस ऑफर से फिल काफी सरप्राइज थे। अपने पूरे कोचिंग करियर के दौरान बिल बोवरमैन अगर किसी एक चीज से सबसे ज्यादा ऑब्सेस थे तो वो थे शूज। सालों से शूज के साथ एक्सपेरिमेंट करते करते वो शू डिजाइन में एक एक्सपर्ट बन चुके थे।
उनका पूरा फोकस शूज को हल्का बनाने में रहता था। वो अक्सर बिना पूछे अपने स्टूडेंट्स के शूज ले लेते थे और उन शूज को टियर करके उनमें कई दिन तक माइनर मॉडिफिकेशंस करने के बाद वापस करते थे। और सच में उनके इन मॉडिफिकेशंस के बाद एथलीट्स की परफॉर्मेंस मैसिवली इंप्रूव होती थी। साथ में बिल बोवरमैन एक जीनियस कोच और एक नेचुरल लीडर भी थे। फिल और बाकी रनर्स के लिए वो एक गॉड लाइक फिगर थे और आज वही गॉड लाइक फिगर फिल का बिजनेस पार्टनर बनना चाहता था। इट वॉज अ नो ब्रेनर। फिल ने बोवरमैन से हाथ मिलाया और अब वो दोनों 50-50 पार्टनर्स थे। फिल ने उसी दिन ओनित्सुका को एक लेटर लिखा और टाइगर शूज बेचने के लिए वेस्टर्न यूएसए की एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूटरशिप राइट्स मांगे। साथ में $1000 की टोटल कॉस्ट पे 300 शूज का पहला ऑर्डर भी दिया। इस बार शूज टाइम पे आ गए और साथ में ब्लू रिबन को वेस्ट यूएसए की एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूटरशिप राइट्स भी मिल गए। फिल को इसी का इंतजार था। उन्होंने तुरंत अपनी अकाउंटिंग की जॉब छोड़ दी ताकि वो पूरा फोकस बिजनेस में कर सकें। उन्होंने शूज को अपने पेरेंट्स के घर के बेसमेंट में स्टोर किया और अब यही ब्लू रिबन का ऑफिस था। अब बारी थी इन शूज को बेचने की। फिल ने कई स्पोर्ट्स शॉप्स को टाइगर के शूज सेल करने की रिक्वेस्ट की, लेकिन सभी ने अपनी शॉप में टाइगर के शूज रखने से मना कर दिया। फिल के पास खुद की शॉप खोलने के पैसे नहीं थे, इसीलिए उन्होंने जुगाड़ लगाया। वो अपनी कार की डिक्की में शू बॉक्सेस को भर के जहां भी कोई एथलेटिक कंपटीशन होता वहां पहुंचने लगे। वो रेस के बाद कोचेस, एथलीट्स और स्पेक्टेटर से बात करते हुए अपने शूज प्रेजेंट करने लगे। फिल ने पहले भी सेल्स की जॉब ट्राई की थी, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं रहे थे। लेकिन इस बार कस्टमर्स के रिस्पॉन्स ने खुद फिल को भी शॉक कर दिया। उनके शूज हाथों हाथ बिक रहे थे। वो खुद एक एथलीट रह चुके थे और इसीलिए एथलीट्स की प्रॉब्लम्स को अच्छे से समझते थे। इसीलिए वो कस्टमर्स को इजीली कन्विंस कर पा रहे थे कि टाइगर के शूज उनके लिए बेस्ट हैं। केवल 2 महीनों में उन्होंने 300 पेयर्स की पहली शिपमेंट बेच दी और इस बार सीधा 900 टाइगर शूज का ऑर्डर दे दिया। लेकिन उनकी टोटल कमाई केवल $2000 हुई थी और ऑर्डर का टोटल कॉस्ट $3000 था। इसीलिए फिल ने पहली बार बैंक से $1000 का लोन मांगा। बैंक ने भी ब्लू रिबन के स्ट्रॉन्ग बिजनेस को देखते हुए लोन अप्रूव कर दिया। फिल के पास अब फाइनली एक ऐसा करियर था जिसे वो डीपली एंजॉय कर रहे थे। बिल बोवरमैन जैसा एक ट्रस्टेड पार्टनर था और एक ऐसा प्रोडक्ट था जो अपने आप बिक रहा था। इन शॉर्ट, फिल वॉज हैविंग अ ग्रेट टाइम। लेकिन तभी कहानी में एक ट्विस्ट आता है। फिल के नाम पे एक लेटर आया। ये लेटर एक रेसलिंग कोच ने लिखा था। ये कोच क्लेम कर रहा था कि वो रिसेंटली जापान में ओनित्सुका से मीटिंग करके लौटा है और ओनित्सुका ने उसे टाइगर शूज के लिए पूरे अमेरिका की एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूटरशिप राइट्स दे दी हैं। उस कोच ने फिल को इमीडिएटली टाइगर शूज का बिजनेस बंद करने का ऑर्डर दिया। फिल के बिजनेस को केवल 2 महीने ही हुए थे कि अब वो बंद होने की कगार पे आ चुका था। उन्होंने तुरंत ओनित्सुका को क्लैरिफिकेशन मांगते हुए एक लेटर लिखा, लेकिन उनका कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। इसीलिए फिल ने डिसाइड किया कि वो जापान जाएंगे और ओनित्सुका को कन्फ्रंट करेंगे। फिल ने अपनी मीटिंग के दौरान साफ किया कि कैसे उनके साथ गलत हुआ है। उन्होंने अपनी स्ट्रॉन्ग सेल्स का आर्ग्यूमेंट दिया और फ्यूचर प्लान्स भी समझाए। अगले दिन उनकी मीटिंग सीधा कंपनी के ओनर मिस्टर ओनित्सुका से हुई और फिल से मिलते ही ना जाने कैसे, लेकिन उन्हें फिल पे ट्रस्ट हो गया। मिस्टर ओनित्सुका ने कहा कि फिल का पैशन उन्हें उनके यंग डेज की याद दिलाता है और इसी के साथ उन्होंने फिल को वापस वेस्टर्न यूएसए की डिस्ट्रीब्यूटरशिप दे दी। फिल वॉज रिलीव्ड, लेकिन प्रॉब्लम्स अभी खत्म नहीं हुई थी। बिजनेस का पहला साल कंप्लीट होने के बाद ब्लू रिबन ने $8000 की सेल्स की थी और उन्होंने दूसरी सिटी में एक्सपेंड करने के लिए जेफ जॉनसन नाम का एक सेल्समैन भी हायर कर लिया था। जेफ की खासियत यह थी कि वो भी फिल की तरह एक एथलीट रह चुका था और अपने काम को लेकर एक्सट्रीमली पैशनेट था और इसीलिए बिजनेस के दूसरे ही साल की सेल्स $16000 यानी सीधा डबल होने वाली थी। लेकिन सरप्राइजिंगली यही उनके लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन गई। फिल बहुत तेजी से ग्रो करना चाहते थे, इसीलिए वो ओनित्सुका की एक शिपमेंट के पूरे बिकते ही नेक्स्ट ऑर्डर डबल या इवन ट्रिपल क्वांटिटी का दे देते थे और इस ऑर्डर की पेमेंट के लिए उन्हें अपने पूरे प्रॉफिट्स को री इन्वेस्ट तो करना ही पड़ता था, साथ में बैंक से लोन भी लेना पड़ता था। बेसिकली 1 साल के बिजनेस के बाद ब्लू रिबन पे हजारों डॉलर्स का लोन चढ़ चुका था और कैश फ्लो नेगेटिव था। इसी के चलते बैंक्स ने फिल को और लोन देने से मना कर दिया और सडनली बिजनेस को चलाने के लिए कैश था ही नहीं। ब्लू रिबन के सर्वाइवल के लिए फिल को कैसे भी पैसों का इंतजाम करना था, इसीलिए फिल ने वापस से एक अकाउंटेंट की जॉब ले ली, इस बार PwC में। वो अपनी पूरी सैलरी बिजनेस में इन्वेस्ट करने लगे। दूसरी तरफ उनके पार्टनर बिल बोवरमैन टाइगर के शूज को बेटर बनाने पे काम कर रहे थे। बोवरमैन ने रियलाइज किया कि अमेरिकन्स की बॉडी जापानीज के कंपैरिजन में ज्यादा लंबी और हैवी होती है,
इसीलिए उनके शूज भी डिफरेंट होने चाहिए। बोवरमैन ने टाइगर के शूज को भी टियर करके उनपे कई एक्सपेरिमेंट्स किए। टर्निंग पॉइंट आया जब उन्होंने टाइगर के ही अलग अलग शूज के बेस्ट फीचर्स को मिला के अमेरिकन के लिए एक अल्टीमेट डिस्टेंस ट्रेनिंग शू डिजाइन किया। उन्होंने शूज का नाम कॉर्टेज रखा। ओनित्सुका ने कॉर्टेज की मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट की और ये शूज अमेरिकन मार्केट में आते ही सुपर सक्सेसफुल हो गए। फिल के मैनेजमेंट और बोवरमैन के शू डिजाइन के चलते अगले 5 सालों में पूरे अमेरिका में टाइगर शूज वन ऑफ द